प्यारे बच्चों, मैं रचना राजकीय प्राथमिक पाठशाला चौमा गुरुग्राम से हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित एजुसेट टेलीकास्ट की आज की इस प्रस्तुति में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, क्या आप सबको कहानी सुनना अच्छा लगता है? हाँ मैम। बच्चों, आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है? मैम, परियों की। मैम, मुझे तो राजा रानी की कहानी सुनना अच्छा लगता है। और मैम, मुझे तो डरावनी कहानी सुननी अच्छी लगती है। अच्छा, अरे वाह! आप सब जितने खुश होकर मुझे बता रहे हैं कि आपको कहानियाँ कैसी कैसी और किस प्रकार की अच्छी लगती हैं, तो मुझे पता चल रहा है आप सबको कहानियों में बड़ा मजा आता है। क्या आता है आप सबको कहानियों में मजा? हाँ मैम। अरे वाह! तो क्या आप सब आज एक कहानी सुनना पसंद करेंगे? हाँ मैम। तो बच्चों, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी जो कि हमारी हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में पाठ 6 जासूस जमील के नाम से है। चलिए पढ़ते हैं जासूस जमील की कहानी। बच्चों, क्या आप सब जानते हैं जासूस क्या होता है? नहीं मैम। नहीं पता जासूस क्या होता है? बच्चों, जासूस वह होता है जो किसी चीज की खोजबीन, उसकी ताका झांकी, उसके ढूंढने में लगा रहता है। वो किसी न किसी नई चीज का पता लगाने की कोशिश करते हैं। आप सब घर पर कोई फिल्म, नाटक या कार्टून देखते होंगे जिसमें कभी कभी हम देखते हैं कि कोई एक किसी के बारे में खोजबीन करता है या कोई अपराध हो जाता है या किसी चीज के बारे में अगर दिमाग में शक आ जाता है तो वो उसको पता करने के लिए, उस शक को मिटाने के लिए कि वो चीज जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, उसका पता लगाने के लिए उसकी खोजबीन करते हैं और ये वो गुप्त तरीके से करते हैं। इसमें वो जिस चीज के लिए शक कर रहे हैं उसको पता नहीं लगने देते कि वो इसके लिए खोजबीन कर रहे हैं। तो ऐसे ही आज हम जासूस जमील की कहानी पढ़ेंगे और देखते हैं इसमें जमील किस प्रकार जासूसी करता है जिससे उसकी कहानी का नाम जासूस जमील पड़ा। और इस कहानी को लिखा है चंदन यादव जी ने, यानी कि कहानी के लेखक हैं चंदन यादव। तो चलिए पढ़ते हैं जासूस जमील। नाम तो उसका जमील था, पर जमील को जानने वाले उसे जासूस जमील कहते थे। जमील था भी जासूस किस्म का लड़का। उसके स्वभाव में शक करना सांस लेने और खाना खाने जैसा था। वह किसी पर भी किसी भी तरह का शक कर सकता था। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं या बाएं घुमाकर तिरछी नजर से देखता, भले ही देखी जा रही चीज पत्थर हो या इंसान। जमील के बाल हमेशा माथे पर बिखरे रहते। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखने को असरदार बनाती। खिसकती ढीली पतलून को वह कमर पर खास तरह से झटका देकर बार बार
ऊपर करता रहता। जमील के जासूसी कारनामों की नई वजह उसकी अपनी बकरी कल्लो थी। हुआ यह था कि कल्लो पिछले 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी। जमील को शक था कि कोई चोरी से कल्लो का दूध निकाल रहा है। जमील के शक की सुई नंदू पर थी। नंदू जमील का हमउम्र और पड़ोसी था। शक का कारण यह था कि नंदू पहले से अधिक तंदुरुस्त हो गया था। जमील को लग रहा था कि नंदू बकरी का दूध पीने की वजह से तंदुरुस्त हुआ है। जमील को भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। जब भी जमील और नंदू का आमना सामना होता, जमील नंदू को चेहरा घुमाकर तिरछी नज़र से देखता, मानो कह रहा हो, मुझे पता है बच्चू, बकरी का दूध कौन पीता है। जमील को हैरानी होती कि नंदू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए जमील ने तय किया कि नंदू का पीछा किया जाए। उसने नंदू का पीछा किया। उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा और नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। फिर जमील ने बकरियों पर नज़र रखने का फैसला किया। इसलिए अब्बू जैसे ही बकरियां लेकर निकले, जमील उनके पीछे पीछे हो लिया। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जमील पास के आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। खाना खाकर अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया और सो गया। यह देखकर जासूस जमील ने सोचा, तो यह बात है, अब्बू रोज सो जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर नंदू बकरी का दूध निकाल लेता है। यानी अब नंदू हाथ में लोटा लिए यहाँ आता ही होगा। जमील अब बेसब्री से नंदू के आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पीपल से बंदर के 4-5 बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास उछल कूद करने लगे। बकरियों पर बंदरों के आने का कोई असर नहीं हुआ। लगता था बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं। बंदर का एक बच्चा जमील की बकरी कल्लो के पास गया और उसका दूध पीने लगा। बंदर का बच्चा जब तक दूध पीता रहा, तब तक कल्लो अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। जमील ने यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अच्छा, तो ये मामला है, दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। फिर जमील ने खास तरह से शरीर को टेढ़ा किया और अपने ही कंधे को तिरछी नज़र से देखते हुए बुदबुदाया, पता करना पड़ेगा कि बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया। कहानी में हम सब ने देखा कि किस प्रकार जासूस जमील जासूसी करता है और वह कैसे किसी पर भी शक कर लेता है, और साथ ही हमने उसके जासूसी करने का तरीका देखा और देखा कि किस प्रकार जमील ने जासूसी करते हुए बकरी के दूध चोर का पता लगाया। प्यारे बच्चों, कहानी को सुनने व समझने के बाद अब हम करते हैं कहानी से जुड़ा अभ्यास। अभ्यास में हम सबसे पहले करते हैं, आइए शब्दों के अर्थ जानें। यानी हम करेंगे शब्दार्थ। अंगोछा, शरीर पोंछने का वस्त्र।
तो अंगोछा क्या होता है? अंगोछा एक तरह का वस्त्र होता है जो शरीर को पोंछने के लिए, जो ज़्यादातर हम लोग गर्मियों में पसीना पोंछने के लिए या फिर अपने सिर को गर्मी से बचाने के लिए उस पर ढकते हैं। तो अंगोछा हो गया शरीर पोंछने का वस्त्र। असरदार, प्रभावी, कारनामा, कर्तव्य, निगरानी, देख रेख, तंदुरुस्त, स्वस्थ, बुदबुदाना, मुँह ही मुँह में बोलना, स्वाभाविक, कुदरती, स्वतः, हम उम्र, समान उम्र के, यानी जो एक जैसी उम्र के हों। तो बच्चों, आप सबने जाने कहानी में आए नए शब्दों के अर्थ। बच्चों, कहानी से जुड़े शब्दार्थ करने के बाद अब हम करते हैं कहानी से जुड़े प्रश्न उत्तर, और हम करेंगे पहले पाठ से जुड़े प्रश्न उत्तर। तो करते हैं हम सबसे पहले पहला प्रश्न, लोग जमील को किस नाम से पुकारते थे और क्यों? तो बच्चों, हमने कहानी में शुरू में ही पढ़ा था कि नाम तो उसका जमील था, पर जमील को जानने वाले उसे जासूस जमील कहते थे। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि लोग जमील को जासूस जमील के नाम से पुकारते थे। अब क्यों पुकारते थे? क्योंकि जमील जासूस किस्म का लड़का था। उसके स्वभाव में शक करना सांस लेने और खाना खाने जैसा था। वह किसी पर भी किसी भी तरह का शक कर सकता था। चलिए आगे करते हैं दूसरा प्रश्न। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। यहाँ पर सीधे नहीं देखने से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, हमने कहानी में पढ़ा था जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। तो यहाँ पर सीधे नहीं देखने का अर्थ यह है कि वह सबको शक की निगाह से देखता था, और जब वह शक करता था तो वह अपने शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और अपने चेहरे को दाएं और बाएं घुमाकर तिरछी नज़र से देखता था। और वो जब देखता था तो चाहे देखी जा रही चीज़ पत्थर हो या इंसान, वो अलग ही तरीके से देखता था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जमील नंदू के आने का बेसब्री से इंतज़ार क्यों कर रहा था? जब नंदू पर जमील को शक हुआ कि वह उसकी बकरी कल्लों का दूध पी जाता है, तो जमील अपने अब्बू के पीछे पीछे गया था और वह इस चीज़ की खोजबीन कर रहा था कि उसकी बकरी कल्लों का दूध नंदू कैसे लेकर जाता है, और वह उसका पता लगाने के लिए अपने अब्बू के पीछे पीछे चला गया था। और जब उसके अब्बू सो गए थे तो वह नंदू का इंतज़ार कर रहा था। तो अब इस प्रश्न का उत्तर जिसमें पूछा गया है जमील नंदू के आने का बेसब्री से इंतज़ार क्यों कर रहा था, तो इसका उत्तर होगा जमील के अब्बू पीपल के पेड़ की छांव में सो गए। उसे नंदू पर शक तो था ही। उसने सोचा कि अब्बू को सोया समझकर नंदू बकरी का दूध पीने ज़रूर आएगा, इसलिए जमील नंदू का बेसब्री से इंतज़ार
कर रहा था। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को क्या क्या करना पड़ा? जब जमील को शक हो रहा था कि कल्लो बकरी कम दूध दे रही है, तो उसने सोचा कि जो भी बकरी का दूध चोरी कर रहा है उसको ढूंढना तो पड़ेगा। तो अब उसको दूध चोर को ढूंढने के लिए क्या क्या करना पड़ा? तो बच्चों, दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को पहले नंदू का पीछा करना पड़ा, उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा और नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। और फिर जमील ने अपनी बकरियों पर भी नज़र रखने का फैसला किया और बकरियों के पीछे वह अपने अब्बू के साथ जंगल में भी गया। वहाँ पर उसे भूखा प्यासा रहना पड़ा और जब वह वहाँ निगरानी कर रहा था, तब जाकर उसे दूध चोर बंदर के बच्चों का पता चला। प्यारे बच्चों, कहानी में आए शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करने के बाद अब हम करेंगे आपकी बात। जी हाँ बच्चों, आपकी ही बात। इसमें मैं आपसे कुछ बातें करूँगी और आप अपने बारे में बताएंगे। तो पहले बच्चों, बकरी का दूध पीने पर जमील अपने दोस्त पर शक करता था। आप अपने दोस्त पर कब कब शक करते हैं? मैम, मेरा ना जब भी कोई सामान गुम हो जाता है तो मैं अपने दोस्त रमन पर शक करता हूँ, क्योंकि मेरा सामान उसी के पास मिलता है। और मैम, मेरी जब भी गुड़िया गुम हो जाती है ना, तो मैं अपनी दोस्त, वो है ना मेरी दोस्त प्यारी सी रिया, उस पर शक करती हूँ, क्योंकि मेरी गुड़िया उसी के पास मिलती है। वो उसके खिलौने भी ले जाती हैं। अच्छा, और आप कब कब शक करते हैं? मैम, मेरा दोस्त जब कभी झूठ बोलता है तो मैं उस पर शक करता हूँ कि वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है। तो आप अपने दोस्तों पर ऐसे ऐसे शक करते हैं। अच्छा बच्चों, जमील के पास एक बकरी थी जिसे वह कल्लो के नाम से बुलाता था। आप अपने पालतू पशुओं को किन किन नामों से बुलाते हैं? मैम, मेरे घर में ना एक कुत्ता है, मैं उसको टफ़ी के नाम से बुलाता हूँ। मैम, हमारे घर में एक बिल्ली है, उसे हम पुसी के नाम से बुलाते हैं। मैम, मेरे घर में एक गाय है, उस गाय को हम सोना के नाम से बुलाते हैं। शाबाश। तो बच्चों, आप सबने भी अपने पालतू पशुओं को कोई ना कोई नाम दिया है और बहुत ही प्यारे प्यारे नाम हैं आपके पालतू पशुओं के। प्यारे बच्चों, कहानी में आपकी बात के बाद अब हम करेंगे पाठ से आगे। पाठ से आगे यानी बच्चों, कहानी में जहाँ तक बताया गया है उसके आगे और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जमील नंदू पर शक करता था, लेकिन नंदू पर इसका कोई असर नहीं था। सोचो ऐसा क्यों? हाँ बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा था कि जब भी जमील अपने दोस्त नंदू को देखता था तो वो उसको तिरछी नज़र से देखता था और मन ही मन में सोचता था कि बच्चों, मुझे सब पता है कि बकरी का दूध तो तुम ही पीते हो। तो नंदू जब भी उसको देखता था उस पर कोई असर नहीं होता था जमील के इस प्रकार से देखने का। तो ऐसा क्यों था? सोचो ज़रा, सोचो सोचो। जमील नंदू पर शक करता था, लेकिन नंदू पर इसका कोई असर नहीं था, क्योंकि नंदू
सच्चा था। उसने तो जमील की बकरी का दूध पिया ही नहीं था। तो बच्चों, जब भी हम कोई गलत काम नहीं करते हैं और कोई हमें शक की निगाह से देखता है तो हमारे ऊपर उस चीज़ से का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जब हमने गलत किया ही नहीं है तो हमें किसी की नज़र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमें किस प्रकार से देख रहा है। आगे बच्चों, बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं। इसका क्या कारण रहा होगा? बच्चों, जब जमील पेड़ के पीछे छिपकर दूध चोर का पता कर रहा था तो उसने देखा था कि बंदर के बच्चे जब आए तो बकरियों पर कोई असर नहीं हुआ। तो उसे लगा कि बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं। तो ऐसे क्यों हो जाता है? बच्चों, जब भी हम किसी के साथ लगातार रहते हैं तो हमें उनकी आदत पड़ जाती है। तो बकरियां प्रतिदिन जंगल में चरने के लिए उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाती थी जिस पर बंदर रहते थे। वे प्रतिदिन एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ उछल कूद करते थे और इसीलिए बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई थी। तो जैसे हम लोग भी अपने साथ कोई दोस्त रहता है या कोई पालतू जानवर रहता है, उनके आदी हो जाते हैं और वो लोग भी हमारे आदी हो जाते हैं। इसी तरह बकरियां भी बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई। आगे, बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया होगा? सोचकर बताएं। हमने देखा कहानी में कि बंदर का बच्चा बकरी का दूध पी रहा था, तो उसको बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया होगा? बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई थी और उन बकरियों ने अपने बच्चों को दूध पिलाया होगा। जब भी बकरियां चरने जाती तो वो अपने बच्चों को वहाँ पर जब भूख लगती होगी तो उन्हें अपना दूध पिलाती होंगी और ऐसा देखकर बंदर के बच्चों ने भी बकरियों के साथ वैसा ही करने की कोशिश की होगी। उन्होंने भी दूध पीने की कोशिश की होगी और ऐसे ही धीरे धीरे बंदर के बच्चे भी बकरी का दूध पीना सीख गए होंगे। तो बच्चों, ये है पाठ से आगे, जहाँ हम सोचकर आगे की कहानी का ताना बाना बुनते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ से आगे करने के बाद अब हम करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ 3 वाक्य दिए गए हैं। आप इनको ध्यान से देखें और पढ़ें, फिर समझने की कोशिश करें कि इन वाक्यों में क्या अंतर है। पहला, जमील सबको तिरछी नज़र से देखता है। दूसरा, जमील ने सबको तिरछी नज़र से देखा। तीसरा, जमील सबको तिरछी नज़र से देखेगा। तो बच्चों, यहाँ पहले वाक्य में क्रिया हो रही है, यानी ये वर्तमान काल है। ये काम अभी जमील सबको तिरछी नज़र से देखता है। दूसरे वाक्य में क्रिया हो चुकी है, यानी जमील ने सबको तिरछी नज़र से देखा, ये भूतकाल है। और तीसरे वाक्य में क्रिया जमील सबको तिरछी नज़र से देखेगा, ये भविष्यकाल है और ये आगे क्रिया होगी। अभी काम हुआ नहीं है, आगे भविष्य में होगा। तो बच्चों, ये काल के रूप दिए गए हैं जिसमें अभी जो काम हो रहा है या जो काम हो चुका है
या आगे काम होगा। तो हमारी क्रिया जो अभी हो रही है वर्तमान काल, जो क्रिया हो चुकी है भूतकाल, और जो क्रिया आगे होगी भविष्य काल। ये काल के रूप हैं। आगे नीचे दिए गए ये उदाहरण के अनुसार क्रिया को बदलकर आपने लिखना है। यहाँ नीचे एक उदाहरण दिया गया है, उसको पढ़ेंगे और फिर उसके काल को भी पढ़ेंगे कि वर्तमान काल में कैसे बना, भूतकाल में कैसे बना और भविष्य काल में कैसे बनेगा। तो उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। पहले चलो पढ़ती हूँ मैं। क्रिया है पढ़ना। वर्तमान काल, मोहन पुस्तक पढ़ता है। भूतकाल, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। भविष्यकाल, मोहन पुस्तक पढ़ेगा। तो अब हम लिखना का बनाते हैं। रवि कविता लिखता है। वर्तमान काल, रवि ने कविता लिखी। भूतकाल, रवि कविता लिखेगा। भविष्यकाल, आगे क्रिया है खेलना। विवेक कबड्डी खेलता है। वर्तमान काल, विवेक ने कबड्डी खेली। भूतकाल, विवेक कबड्डी खेलेगा। भविष्यकाल, आगे क्रिया है खाना। गीता आम खाती है। वर्तमान काल, गीता ने आम खाया। भूतकाल, गीता आम खाएगी। भविष्यकाल, अगली क्रिया गाना। राधा गाना गाती है। वर्तमान काल, राधा ने गाना गाया। भूतकाल, और राधा गाना गाएगी। भविष्यकाल। तो बच्चों, आपने इन क्रियाओं से वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल तीनों ही रूप बनाने की कोशिश करनी है और दी गई क्रिया का रूप बदलकर काल को सीखना है। प्यारे बच्चों, भाषा की बात में अब हम आगे करते हैं। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला। इस वाक्य में कपड़े और पोटली का परस्पर संबंध है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों का संबंध किनसे है? बच्चों, जैसे कपड़े की पोटली होती है, इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में हम पता करने की कोशिश करते हैं कि उन शब्दों का संबंध किनसे है। सबसे पहले घास की, तो घास की होती है गठरी। लकड़ियों का ढेर, रुपयों की गड्ढी, मिठाई का डिब्बा, अंगूर का गुच्छा, बच्चों की यका, बच्चों की टोली या बच्चों का टोल, अनाज का ढेर और अनाज की ढेरी, कागज़ों का दस्ता, मेले की भीड़, तारों का समूह। तो बच्चों, यहाँ हर शब्द का किसी चीज़ के साथ कोई संबंध है, नाता है, तो आपने भी इनको करके देखना है। प्यारे बच्चों, अब हम भाषा की बात में बात करेंगे तद्भव व तत्सम शब्द। यहाँ तद्भव और तत्सम शब्द दिए गए हैं। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, लेकिन समय के साथ उनमें परिवर्तन हो गया है, तो ज्यों के त्यों प्रयोग न करके उनमें कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ कुछ तद्भव और तत्सम शब्द दिए गए हैं।
हमने तद्भव शब्द का तत्सम रूप पता करना है। सबसे पहले फूल, फूल का तत्सम शब्द होगा पुष्प। पानी, पानी का तत्सम शब्द होगा जल या नीर। आम, आम का तत्सम शब्द होगा आम्र। दूध, दूध का तत्सम शब्द होगा दुग्ध। लड़की, लड़की का तत्सम शब्द होगा कन्या, बालिका। तो प्यारे बच्चों, आप सबने भी दिए गए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप पढ़ने हैं और लिखने हैं। बच्चों, अब हम भाषा की बात में आगे करते हैं। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, जमील की बड़ी आँखें देखने को बड़ी असरदार बनाती थीं। इस वाक्य में असरदार शब्द असर जमादार के योग से बना है। ऐसे ही दार जोड़कर कुछ और शब्द बनाएं। तो बच्चों, जैसे असर जमादार असरदार बन गया, ऐसे ही कुछ नए शब्द दिए गए हैं। उन सब में हम दार को जोड़ेंगे और देखते हैं फिर वो शब्द क्या नया शब्द बन जाता है। सबसे पहले कर्ज, कर्ज जमादार कर्जदार। इज्जत जमादार इज्जतदार। वफा, वफा जमादार वफादार। हवा, हवा जमादार हवादार। दुकान, दुकान जमादार दुकानदार। कांटे, कांटे जमादार कांटेदार। खबर, खबर जमादार खबरदार। घुमाव, घुमाव जमादार घुमावदार। तो प्यारे बच्चों, आप सबने देखा, जैसे ही हमने दिए गए शब्दों में दार को जोड़ा तो उस शब्द का नया ही रूप हमारे सामने आया। प्यारे बच्चों, अब हम भाषा की बात में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो उलट पुलट हो गए हैं। उन्हें सही रूप में लिखें। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और वो उलट पुलट हो गए हैं, तो उनको देखकर हमने उनका सही रूप लिखना है। उदाहरण के लिए रोपसी, रोपसी से बन जाएगा अगर हम सही रूप में लिखेंगे तो पड़ोसी। ऐसे ही मैं उलट पुलट शब्द को पढ़ती हूँ और फिर हम उसका सही रूप बनाते हैं। रीरस, रीरस का सही रूप होगा शरीर। मारकाना, मारकाना का सही रूप कारनामा। पलपी, पलपी का सही रूप पीपल। यदाफा, यदाफा का सही रूप फ़ायदा। निरागनी, निरागनी का सही रूप निगरानी। सीसुजा, सीसुजा का सही रूप जासूसी। विक्ता, विक्ता का सही रूप कविता। ननम, ननम का सही रूप नमन या मनन। बंदाली, बंदाली का सही रूप बलिदान। पचापचू, पचापचू का सही रूप चुपचाप। तो आप सब ने भी दिए गए उलट पुलट शब्दों का सही रूप लिखना है और सीखना है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ वाक्य दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। जमील नंदू को सीधा नहीं देखता था। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं या बाएं तिरछा देखता। इस वाक्य में टेढ़ा शब्द का समानार्थी तिरछा व विपरीत सीधा है, तो लिखें। यानी बच्चों, इसमें टेढ़ा शब्द के लिए समान अर्थ वाला शब्द हुआ तिरछा और उससे विपरीत यानी उससे उल्टा अर्थ वाला शब्द हुआ सीधा। तो यहाँ कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके हम समानार्थी और विपरीत शब्द करेंगे। राजा, राजा के लिए समानार्थी शब्द हो गया नरेश और विपरीत होगा रंक। गरीब, गरीब के लिए समानार्थी शब्द निर्धन
और विपरीत शब्द अमीर। आकाश, आकाश के लिए समानार्थी शब्द नभ और विपरीत शब्द पाताल। दिन, दिन के लिए समानार्थी शब्द दिवस और विपरीत शब्द रात। अंधकार, अंधकार का समानार्थी शब्द तम और विपरीत शब्द प्रकाश। तो बच्चों, आप सब ने भी ऐसे ही समानार्थी और विपरीत अर्थ वाले शब्द देखने हैं और उनको सीखना है। प्यारे बच्चों, आप सब ने कहानी को ध्यान से सुना और साथ ही कहानी से जुड़ा अभ्यास हल किया। तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जो कहानी से जुड़े हुए हैं, तो आप सब उनका जवाब देंगे। लोग जमील को क्या कहकर पुकारते थे? जासूस जमील। जमील की बकरी का नाम क्या था? कल्लो। जमील किस पर दूध चोरी का शक कर रहा था? नंदू पर। बकरी का दूध कौन पी जाता था? बंदर के बच्चे। अरे वाह बच्चों, आप सबको तो ये पूरी तरह से याद हो गया कहानी में क्या क्या घटित हुआ। बच्चों, हम सब ने जासूस जमील की कहानी पढ़ी। अब हम पता लगाते हैं कि कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो बच्चों, कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बिना सच्चाई जाने किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए एवं मन में उत्पन्न जिज्ञासा को शांत करने के लिए बात की तह तक जाना चाहिए, क्योंकि निराधार शक हमारी मुसीबतें बढ़ाता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे दक्षताओं की जो हमें इस कहानी को और इसके अभ्यास को करने से प्राप्त होती हैं। कहानी की विषय वस्तु से जुड़े प्रश्न पूछना व अपनी राय देना। शब्दों में आए उतार चढ़ाव के साथ कहानी वाचन। पर्यायवाची विपरीतार्थक शब्द एवं तत्सम तद्भव शब्दों के प्रयोग को समझकर इनके बारे में बताने में दक्ष। स्वेच्छा से अथवा शिक्षक द्वारा दिए गए विषय या चित्र पर शुद्धता से वाक्य लिखना और ये सब उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए कर पाना। तो हमने ये सब दक्षताएं कहानी को पढ़ने के बाद हासिल की। तो आप सबको कहानी अच्छे से समझ आई। आप सबने कहानी को पढ़ना है और इसका अभ्यास याद करना है। प्यारे बच्चों, आप सबने कहानी को बड़ी ही रुचि व ध्यानपूर्वक सुना, समझा। कहानी के अभ्यास में आए प्रश्नों का जवाब दिया। इससे पता चलता है आप सबको कहानी अच्छे से समझ आई है। जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक आप सबको मेरा नमस्कार।